हमारे साथ मौजूद हैं अदब व फ़नून नामा में नौजवान शायर, बहुत प्यारे शायर सलमान सरवत। और सलमान सरवत से हमारी जो गुफ्तगू होगी एक बिल्कुल गैर रिवायती माहौल में होगी, क्योंकि इस माहौल जिसमें हम बैठे हुए हैं वो भी ख़ासा गैर रिवायती है। तो सलमान, यादों में एक याद, यानी वो जो आपको जो पहली कोई याद है आपकी ज़िंदगी की, वो क्या है और वो किस तरह आपको मुतासिर करती है? खालिद भाई, पहला सवाल ही आपने यादों के हवाले से कर लिया और उसमें भी फिर एक याद की करन। बहुत सारी यादें हैं बचपन के हवाले से भी और नौजवानी के हवाले से भी। क्योंकि हमारा और आपका जो ताल्लुक है वो उसका हवाला अदब है, तो चले उस हवाले से एक बचपन की याद कि मैं बचपन में नज़में लिखने का शौक़ था। हुआ कुछ यूँ कि कुछ नज़में जब लिखी तो उनको एक जगह इकट्ठा किया और उसको एक बयास की सूरत दी। उसका नाम भी एक रखा कि डूबता सूरज। अब्बू को दिखाई, बहुत खुश हुए। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि रफ़ीक नक्श साहब जो है वो घर आए हुए थे। अब्बू ने बहुत यानी कि खुशी का इजहार करते हुए और जो है वो रफ़ीक नक्श साहब को वो दिखाई किताब कि भाई हमारे साहबजादे ने अपनी बयास भी तैयार कर ली है। रफ़ीक साहब ने देखा उसे, उसका नाम पढ़ा डूबता सूरज, तो बरमला उन्होंने कहा कि इसका नाम तो उभरता सूरज होना चाहिए। तो वो बात मेरे जहन में रह गई कि किस तरह से रफ़ीक साहब जो है वो हर बात को एक लॉजिकल तनाजुर में जो है वो लेके चले आते थे। तो बस ये जहन में था, तो मैंने कहा चले अभी जहन में आ गई बात तो आपसे शेयर कर ली। अच्छा, तो शख्सियतों में एक शख्सियात तो बहुत सारी होती है, लेकिन कोई एक आध शख्सियत ऐसी होती है जो आपके आपकी फ़िक्र पर, आपके ज़हन पर, आपके दिल पर यकसा तौर पर असरअंदाज होती है। तो किसी एक शख्सियत का इंतखाब करने को कहा जाए अगर आपसे, तो वो कौन सी शख्सियत होगी? खालिद भाई, शख्सियात तो आपकी ज़िंदगी में आपके पेरेंट्स हो गए, फिर असातिज़ा हो गए और दोस्त, अहबाब, सीनियर्स, बहुत सारे लोग, और फिर ज़ाहिर बात है और अपनी अपनी फील्ड्स के जो माहिर लोग होते हैं वो आपकी शख्सियत पर और आप पर बहुत गहरे असरात छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ मैं जिस शख्सियत का नाम लेना चाहूँगा वो मेरे वालिद साहब सरवत हुसैन का है। जैसे जैसे मुझे या आप कह लीजिए कि समझ बूझ मेरी थोड़ी बहुत बेहतर हुई, तो वालिद साहब की शख्सियत की गहराई, उनकी शायरी का जिसे कहना चाहिए उसकी गहराई कह लीजिए और उसका मयार कह लीजिए, और उनकी वो एक डूबी हुई शख्सियत शायरी में, उसने मुझे बड़ा हॉन्ट किया और बड़ा मैंने उसमें कुछ सवाल भी हैं, कुछ एम्पैथाइज करने की कोशिश भी मैं करता हूँ कि वो किस तरह की जिसे कहना चाहिए कि वो उसमें रहे, एक ट्रांस में रहे और किन मसाइल में वो रहे। तो उनकी शख्सियत के हवाले से मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बहुत गहरे असरात रहे हैं। अच्छा सलमान, वो बहुत सारी शख्सियात जो आपके बहुत करीब होती हैं, तो उनकी रोशनी बहुत तेज़ होती है उस वक़्त, और आप उम्र के भी मुख्तलिफ मराहिल में होते हैं। लेकिन फिर ज़ाहिर बदनसीबी से अगर वो शख्सियात आपसे दूर हो जाएं और दायमी तौर पर दूर हो जाएं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उनको शायद ज़्यादा देख पाते हैं या उनको ज़्यादा महसूस कर पाते हैं। तो इस हवाले से सरवत हुसैन साहब की शख्सियत और उनका फ़न और उनकी शख्सियत की गंभीरता और उनकी शख्सियत की जो हुस्नकारी थी और जो उनका एहसास जमाल था और जो उनकी विज़डम थी, उसको अब आप किस तरह महसूस करते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा खालिद भाई कि जब इंसान करीब होता है तो शायद उसको इतना समझने का मौका नहीं मिलता, लेकिन जब एक दूरी आ जाती है तो उसको ज़्यादा आप वाज़े अंदाज में वो आपके सामने आता है। यही कुछ मेरे साथ भी हुआ कि जब वालिद साहब के जाने के बाद और फिर मुख्तलिफ़ लोगों से जब मेरी मुलाकातें हुई, अब्बू के हवाले से जो कुछ लिखा गया उनको पढ़ने का मौका मिला, तो वो अब्बू की जिसे कहना चाहिए कि जो शख्सियत की परतें थीं और तहें थीं वो खुलती चली गईं और हुँ, उसकी उसकी गंभीरता भी जिसे कहना चाहिए हुँ, सामने आती चली गई हुँ,
कि एक वो बच्चा जिसने एक मलिर कैंट के बड़े जिसे कहना पुरसुकून माहौल में आँख खोली और नेचर से वो करीब रहा और बचपन से शायरी की तरफ उसका जो है वो रुझान रहा। फिर वो किस तरह से उसने वो जो बचपन था उसका वो एक बहिश्त की तरह था और फिर नौजवानी का दौर आता है जिसमें उसके साथी जो हैं वो सारे के सारे एक जिसे कहना चाहिए कि बड़े बड़े नाम थे और उस वक्त जो है वो क्या माहौल होगा कि एक ही क्लास में जनाब या उस यूनिवर्सिटी में आपको अयूब खावर भी मौजूद हैं और अनवर सिंह राय भी हैं, अज़रा अजरा अब्बास अब्बास भी भी हैं हैं। और जनाब शौकत आबिद साहब भी हैं एक आध क्लास के फ़र्क से, परवीन शाकिर हैं और शाहिदा हसन हैं, फातिमा हसन भी फातिमा हैं। हसन हैं। आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलें तो अहमद जावेद हैं और कमर जमील हैं। हाँ कमर जमील, अफजाल सैयद साहब। तो मतलब एक कहकशां थी वो एक वो दौर है। तो मैं समझता हूँ कि मतलब ये कि वो एक भरपूर एक ज़िंदगी का उनका वो वक्त होगा। फिर उस भरपूर ज़िंदगी से उनका जो है वो लाड़काना ट्रांसफ़र हो जाना और बहुत बिल्कुल गोशा नशीनी के सूरत जो है उसमें चले जाना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उस हवाले से सोचता भी हूँ और एम्पैथाइज़ करने की कोशिश भी करता हूँ। जो मोहब्बतें उस ताल्लुक़ से आपको मिलती हैं सरवद हुसैन साहब के, तो उसको आप किस तरह महसूस करते हैं? सरखुशी होती नाकाबिले है? बयान है। मतलब ये कि मिसाल के तौर पे आप ये समझें कि मेरा इत्तेफाकन पहली दफ़ा जब आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची आना हुआ तो वहाँ एक शख्स से मुलाकात हुई। मैं उन्हें जानता नहीं था। उनका नाम था शमीम रविश। उनसे मेरा तारुफ कराया गया कि जनाब ये सरवत हुसैन के साहबजादे हैं। तो 10 मिनट तक तो उन्होंने मुझे गले लगा के रखा इस बात पे। मैं परेशान हो गया कि पर फिर उन्होंने जो यानी कि वो मेरे साथ जुड़ से गए और उनके साथ फिर दोस्ती भी हो गई और थोड़ी उन्होंने शायरी के हवाले से रहनुमाई भी की। वो बताते थे कि वो चूँकि उनका कमर जमील साहब की आस्थाने पे आना जाना था तो उस हवाले से कहते थे कि भाई वो तो हम अच्छा उन्होंने अब्बू की उनसे मुलाकात नहीं हुई कभी। अच्छा। हाँ अरे लेकिन वो ये कहते थे कि भाई हम तो जिसे कहना चाहिए उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं क्योंकि जब भी हम कमर जमील की महफिल में बैठते हैं तो कमर जमील जो है वो आपके वालिद साहब के अलावा और कोई बात नहीं करते और वो आपके वालिद के किस्से वो अशार सुना के और खुद मतलब आवाज़ बुलंद अशार सुनाते हैं और तालियां बजाते हैं और हम भी एक हैरान कुन और हैरत में जो है वो आ जाते हैं। तो इसी तरह से और जो लोग मिलने के लिए आते हैं कभी मतलब अब्बू के हवाले से वो अकीदत उनमें नज़र आती है। एक दफ़ा मेरी मुलाकात हुई अली ज़रयून से। उनको जब पता चला तो वो उन्होंने अब्बू के अशार सुनाना शुरू किए और जनाब वो एक बहुत ही मोहब्बत वाला एक जिसे कहना चाहिए कि वो नज़र आई और मतलब ये तो मैं नाम लूँ तो बस वो अभी तो टाइम वक्त कम पड़ जाए तो जाहिर बात है वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है और बड़ी हैरत भी होती है कि ऐसे चाहने वाले लोग मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा सरवत हुसैन साहब का बहुत इम्पैक्ट है। उस वक्त से इम्पैक्ट है जब उन्होंने शायरी शुरू की और बहुत जल्द वो मंज़र आम पर छा गए एक तरह से देखा जाए और अब तक उनका इम्पैक्ट वैसे ही है और दुआ है कि वो रहे हमेशा अदब में उसी तरह और रहेगा। अच्छा, किताबों में एक किताब, एक तो आपकी किताब आई है इख्तियारों में जी रहा हूँ मैं इख्तियारों में जी रहा हूँ, तो एक तो वो किताब है। उसके अलावा अगर मेरा सवाल ये हो कि किताबों में एक किताब, तो आपके जहन में कौन सी किताब आती है? बहुत यानी कि असल में एक नाम लेना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक अदीब का नाम लूँ जैसे मुझे अक्सर मैं गैब्रियल गार्सिया मार्केस को पढ़ता हूँ बहुत अच्छा लगता है तो उसकी तन्हाई के 100 साल ले हाँ, सकते हैं कोई आप बिल्कुल नाम? एरिंदरा ने बड़ा मुझे किया है इनोसेंट एरिंदरा हो गई और इसके अलावा जो है और बहुत सी जिसे कहना चाहिए किताबें हैं। सिद्धार्थ पढ़ा जब नॉवेल तो उसके हरमन बाद हेंसे में का। बिल्कुल इसी तरह से एनिमल फॉर्म
तो किसी एक किताब का नाम तो नहीं ले सकता। अफजाल सैयद की शायरी अभी पढ़ी तो वो उसके एक ट्रांस में है। और इसी तरह से बहुत सारे नाम हैं, मतलब किसी वैसे एक नाम बहुत आसान सा जवाब ये होता सलमान के दीवाने गालिब, जो मुख्तसर भी है हाँ, और वो पुरअसर भी लेकिन है। आप देखो, मैं दीवाने गालिब का नाम लूं तो ये तो ऐसे ही है कि मतलब आप तो सभी लेंगे भाई। आपकी आपने कोई खास जिसे कहना चाहिए कि अच्छा। हाँ। अच्छा, तो पहला इश्क, और अगर पहला इश्क याद नहीं हो तो आखिरी इश्क। नहीं, पहला इश्क कौन भूल सकता है। हम्म। बस वो क्या उस हवाले से बताऊं कि शायद ये शुरू के इश्क बड़े एक तरफा टाइप के होते हैं। तो इनोसेंट से। हाँ, इनोसेंट से। और शायद वो उसमें एक मसला ये भी होता है कि बिल्कुल हम उम्री होती है, और या बल्कि अमूमन जो है आपको अपने से बड़ा जो है ना, बड़ी शख्सियत कह लीजिए या खातून कह लीजिए, उनसे हो जाता है। तो ऐसी है कुछ उनकी यादें हैं। और अ, इश्क और शायरी में एक हमरिश्ता है, ये बहुत ज़रूरी है क्या ये? जी, या इश्क जो है इसको हम अगर वसी मायनों में भी लें मैं तो यही कहने यानी जा रहा औरत से हटा भी दें इसको और एहसास जमाल ही शामिल कर लें उसमें, था। तो आप क्या कहेंगे इसमें? शायरी बगैर इश्क के तो मुमकिन नहीं है। लेकिन इश्क एक वही, जैसे कि आपने कहा कि इश्क को हम किसी मुख्तसर महदूद जुमले ना में हाँ करें हम। महदूद नहीं कर सकते। हम्म। इश्क जो है वो अपनी ज़ात से भी एक इश्क होता है इंसान को, अपने माहौल से, अपने मुल्क से, ज़ाहिर वजह, और सिन्फ मुखालिफ जो है उसका भी एक तो इश्क की तो जिसे कहना चाहिए कई डायमेंशन हैं। और ज़िंदगी नाम ही इश्क का है। और जब वो रूमानियत जो है वो आपकी शख्सियत में उसका इंजज़ाब होता है, तो शायरी बराबर होती है। ठीक है। तो सिलसिला तो इस अच्छा, तरह से। आपकी शायरी में ज़ाहिर नज़्म भी है और गज़ल भी है, और ये दोनों अलग अलग सिनफ़ सुख़न हैं। लेकिन ये है कि एक अच्छी खुशी की बात तो ये है कि आपकी नज़्म और गज़ल एक ही फ़र्द की कही हुई, यानी एक ही लफ्ज़ियात, डिक्शन, उसलूब उसके साथ चल रही है। सरवर साहब के साथ भी माशाल्लाह यही मामला था। तो अब इनमें तवाज़ुन कैसे रखते हैं? कहाँ मालूम होता है कि नज़्म आएगी या नज़्मी होगी, या कहाँ मालूम होता है कि गज़ल, यानी इस जो तख्लीक़ी तजुर्बा है आपका, वो जी, कैसे, उसकी गहराई अगर हम जानना चाहें तो वो क्या निकलेगी? गहराई क्या, अब वैसे जिसे कहना चाहिए कि मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे आप शायरी क्यों करते हैं? आप अपनी ज़ात का इज़हार चाहते हैं। सही। आप अपनी ज़ात के इज़हार में क्या कहना चाहते हैं? आप अपने असर को, अपने मसाइल को, अपनी इंस्पायरेशंस को लिखना चाहते हैं, उनका इज़हार चाहते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सिन्फ जो है वो आपको दो मुख्तलिफ शख्सियात में डिवाइड कर दे, तक़सीम कर दे? सिन्फ तो जिसे कहना चाहिए मौजू जो है वो सिन्फ लेकर आता है। ख़याल जो है वो सिर्फ़ लेकर आता है कि इस ख़याल को किस तरह इज़हार करना है। लेकिन अगर आपकी शख़्सियत जो है वो मुज्तमा है, एक जिसे कहना है आप अपनी ज़ात का इज़हार चाहते हैं, तो वो ज़ात का इज़हार जो है वो चाहे गज़ल हो, चाहे नज़्म हो, तो वो आप एक ही ज़ात है ना, वो दो मुख्तलिफ ज़ातें तो नहीं हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से शायद आपको एक ही शख़्स नज़र आता होगा। अच्छा, मैं तो ये देखता हूँ कि आपकी गज़लों में भी और बिलख़ुसूस नज़्मों में आप बहुत ज़्यादा मंतिक़ से काम लेते हैं, बहुत ही सब्जेक्टिव रहकर उसको चलाते हैं बहुत, और एक निज़ाम ऐसा लगता है कार फरमा है जो आपसे चाहे वो आपकी कोई भी नज़्म हो, ख़ास तौर पर बाद नज़्मों में तो वो बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी क्राइस आपका जो एक है, और क्राइसिस। क्राइसिस आपकी एक नज़्म है, या और बाद नज़्में आपकी, नाम लीजिएगा। जैसे माबैन अल्फाज व आदाद है, मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है। ट्रैफिक है। हाँ, ट्रैफिक है। और तो बहुत इनकी सारी बुनत कैसे होती है आप के अंदर? आप अ, सब्जेक्ट को लेते हैं, उसके साथ ही चलते हैं फिर? नहीं, असल में होता ये है कि खालिद भाई, ऐसा नहीं है कि मैं पहले से मैंने सोचा होता है कि इस मौजू पे कुछ लिखना है। वो आप किसी मामले से गुजरते हैं, कोई चीज़ आपको जो हर्ट करती है या आपको कोई चीज़ इंस्पायर करती है,
तो आपको ये ख्याल आता है कि इस पे कुछ लिखना चाहिए। मिसाल के तौर पे जैसे मैं आपने अभी किताब के हवाले से पूछा, तो मैंने गैब्रियल गार्शिया मार्केस की बात की। तो जब मैंने उसकी तहरीरें पढ़ी और मतलब ये कि नॉवेल और नॉवलेट्स वगैरह, तो उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया। तो एकदम ख्याल आया कि क्यों ना इनमें से किसी चीज़ को नज़्म किया जाए। इसी तरह से चूँकि मेरा ताल्लुक़ एक मेगा सिटी से है, कराची। तो कराची के जो हम जो ज़िंदगी बसर करते हैं, उसके मसाइल भी हैं, उसका जब्र भी है, उसकी खूबसूरतियाँ भी हैं, सारी चीज़ें हैं। तो ये मैं चूँकि इन चीज़ों से गुज़र रहा होता हूँ, तो कहीं-कहीं जब दिल बहुत दुःख जाता है या दिल बहुत सरख़ुशी से एक सरख़ुशी की कैफ़ियत होती है, दोनों सूरतों में मैं वो अपना आप ही पेंट करूँगा अपनी शायरी में, और मेरा जो अपना आप है वो मेरे ज़मान और मकान की निस्बत से होगा। तो और ना सिर्फ ज़मान व मकान की निस्बत से होगा, बल्कि बात ये है कि मैंने जैसे ज़िंदगी गुजारी, जो मेरी ट्रेनिंग रही, जो मैंने पढ़ा, अब मेरा चूँकि ताल्लुक़ जो है वो आप मैनेजमेंट कॉमर्स। साइंसेस से है और फाइनेंस वगैरह। तो वो जो आपने मंतिक की बात की, तो वो शायद इस वजह से कि रैशनल माइंड जो है वो उसकी ट्रेनिंग मेरी ज़रा ज़्यादा हुई, वो चीज़ें उस हवाले से आती। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो रैशनल माइंड अपनी जगह, लेकिन जब शायरी हो रही हो तो वो शायरी उसको बनाने की कोशिश करता हूँ। और बनती है उसमें शायरी आपकी। इज़हार जो है उसको उसकी उसकी जवालियात जो हैं, उसके जो भी उसको लवाज़मात हैं, निभाएं हाँ, आप। उनको निभाने की कोशिश करता हूँ एग्जैक्टली। और अपना आप बयान करता हूँ। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि मैं इख्तियारों में जी रहा हूँ, जब आप ये ला रहे थे किताब, इंतखाब अपना पेश कर रहे थे, उस वक्त में और अब आप जब पेश कर चुके और उसको कुछ अरसा गुजर गया, और मैं तो हमेशा ये कहता रहा कि सरबत लाएँ किताब, उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है। तो अब आपको कैसा महसूस होता है कि तवज्जो दी गई, आपकी किताब की गूंज तो है बहरहाल बहुत, तो अब कैसा पाते हैं आपके सही फैसला था? हाँ, मेरा ख्याल यानी है कि फैसलों में फैसला। जी, फैसलों में फैसला। जी, मेरा ख़्याल है कि मुझे असल में ये ख़्याल किताब लाने का उस वक़्त आया कि जब मैंने एक नज़्म कही, तो मुझे ख़्याल आया कि अब मतलब बहुत सारी नज़्में कह चुका था। एक नज़्म जब लिखी तो उस वक़्त मुझे ज़हन में ये बात आई कि अब मुझे किताब लानी चाहिए, और वो नज़्म सरवत हुसैन के लिए एक बहुत ज़बरदस्त। मोहब्बत थी, एक ख़राज अक़ीदत थी। तो ज़बरदस्त। कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि आपको उजलत नहीं बरतनी चाहिए और अभी थोड़ा-सा देख लें। लेकिन मुझे अंदर से आवाज़ आ रही थी कि अब वक़्त है कि मैं किताब ले ले लूँ। आऊँ, सही। और अल्लाह का शुक्र है कि इस हवाले से लोगों ने पसंद किया किताब को, शायरी को, बात भी की। तो मुझे तो यानी कि बहुत इत्मीनान सा महसूस हुआ, और ये ज़रा ख़तरनाक भी है ये इत्मीनान। और किताब आने के बाद जो है वो कुछ इसमें शेरी सफ़र जो है उसमें एक हल्की-सी, जिसे कहना चाहिए कि उसकी तात्तुल सा तेज़ी में, भी आ हाँ, गया। तात्तुल सा महसूस ठीक हो है, रहा वो है। ज़रूरी है। तो वो अपनी जगह, लेकिन बहरहाल जो 10-12 साल का मेरा सफ़र था, शेरी सफ़र, उस वो एक जगह पर इकट्ठा हो गया। रिकॉर्ड और पर आ अब गया। ये अब यहाँ एक जो है वो संगे मील है। अब इससे आगे आगे सफ़र बहुत चलेंगे, है आगे इंशाल्लाह। चलेंगे। बहुत दुआएं हैं आपके लिए सलमान सरबत। आपकी शख्सियत, आपका जो कलाम है और आपकी गुफ्तगू है, वो एक माशाल्लाह हर पहलू जो है उसका बहुत एतबार वाला है और शुक्रिया। बहुत ज़रख़ेज़ है। और दुआएं हैं कि आप बहुत लंबी सांस के साथ एक लंबा सफ़र कीजिए। तो शेर व अदब व फ़नून में अब हम इजाज़त लेंगे। कोई एक शेर अपना या दो शेर ज़रूर सुना दें ताकि हम इख्तिताम करें उस पर। तो जहाने फ़िक्र में मिसले हवा चलता रहा हूँ मैं। वाह। जहाने फ़िक्र में मिसले हवा चलता रहा हूँ मैं। लिए गर्दे खिरत चारों दिशा चलता रहा हूँ मैं। वाह। नवर्दे कायनाते नौ हूँ लेकिन अजनबी सा हूँ। नवर्दे कायनाते नौ हूँ लेकिन अजनबी सा हूँ। मशीनी दौर से हटकर ज़रा चलता चलता रहा। रहा हूँ मैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह। जीते रहिए। सुभान अल्लाह। और खुदा हाफिज़ नासिर।